बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, खुश हैं और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम अपने दिन की शुरुआत, अपने दिन का आगाज़ एक अच्छी बात और एक अच्छे पैगाम के साथ करते हैं। तो आइए जानते हैं कि अपने सेगमेंट एक दिन एक नेकी में आज मुफ्ती अहमद अली हमें क्या अच्छी बात बताने वाले हैं, क्या पैगाम देने वाले हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज का मेरा मैसेज ये है कि खाने के अंदर भी सुन्नत अमल को मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए। मुझे इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ग़ालिबन हज़रत आमर इब्न अबी सलमा को फ़रमाया था कि ए आमर, 3 चीज़ों का ख़्याल रखना। जब खाना खाओ 3 चीज़ों का ख़्याल रखना। सबसे पहले सम्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया करो। दूसरा अमल ये है वकुल बियमीनिक, वकुल बियमीनिक, अपने दाएं हाथ से खाया करो। तीसरा वकुल मिम्मा यलीक, अपने सामने से खाया करो। तो आज का मैसेज ये है, हमें ख़ुद भी चाहिए और अपने बच्चों को भी इसकी दावत दें। खाने के 3 आदाब मलहूज़ ख़ातिर रखने चाहिए। एक, बिस्मिल्लाह पढ़कर, दूसरा दाएं हाथ से, तीसरा अपने सामने से खाना चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन 3 बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी, ये तो थे एक अच्छी नेकी और एक अच्छा पैगाम जो कि मुफ्ती अहमद अली साहब ने हमें बताया। अब चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ और जानते हैं कि आज हम लोग किन मौज़ूआत के हवाले से बात करने वाले हैं। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों पर बिजली गिराने की तैयारियां। खाने पीने की अशिया की कीमतें काबू से बाहर। चीनी 110 रुपये किलो से नीचे ना आ सकी। आला अफसरों के तबादले वफाक और सिंध में ठन गई। गैर कानूनी तामीर तिजोरी हाइट्स गिराने का काम शुरू। हैवी मशीनरी की मदद से इमारत को गिराया जाएगा। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़ जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर भी मौजूद होंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब और उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली जो स्टोरी है उसकी तरफ चलते हैं। बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक ने नेपरा को बिजली महंगा करने की दरख्वास्त दे दी है। 29 रुपये फ़ी यूनिट जो है उसकी दरख्वास्त दी गई है और कहा जा रहा है कि मंजूरी की सूरत में कराची के शहरियों पर 51 करोड़ 60 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इसके बाद जो है वो शहरियों का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया और शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने गरीब से जीने का हक भी छीन लिया है। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में सीनियर रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर साहब ने। उनको वेलकम करते हैं और जो है बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? कैसे हैं आप? सही हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, कराची वालों थोड़ी सी आपको तस्हीह कर दूँ, ये 29 रुपये नहीं होगा, 29 पैसे फी। हाँ, 29 पैसे होगा या 2.9 रुपये होगा। जी, 29 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा किया गया है। जी जी।
देखिए के इलेक्ट्रिक जो है वो उसके साथ बल्कि कराची के लोगों से अलमिया ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक पावर कंपनी है जो प्राइवेट है और उसका नाम है के इलेक्ट्रिक। बाकी तमाम कंपनियां जो है वो सरकार के कंट्रोल में है। और एक अंदाज़े के मुताबिक जो कराची की मजमूई ज़रूरत है वो गर्मियों में 4000 मेगावाट और सर्दियों में कोई 2000 या 2500 मेगावाट के करीब है जी। बदकिस्मती से के इलेक्ट्रिक आज तक उस चीज़ को मीट नहीं कर पाई। आज तक ये मसाइल रहे कि वो बिजली फराहम करने में पूरी तरीके से नाकाम रही। कहीं ना कहीं लोड शेडिंग, कहीं ना कहीं शट डाउन, कहीं ना कहीं मेंटेनेंस। इन दिनों जो लाइट जा रही है वो कहा जा रहा है कि जी हम मेंटेनेंस वर्क कर रहे हैं इसलिए लाइट जा रही है। कल रात लियारी में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। 2 बजे से कल दोपहर को वहाँ बिजली नहीं थी और रात गए तक जब बिजली नहीं आई और ऐसे में जब गैस भी नहीं थी तो लोग जब बाहर निकले एहतजाज करने के लिए तो के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर जो है वो उनके गार्ड्स की तरफ से फायरिंग कर दी गई। अच्छा। और जिसके नतीजे में बहुत सारे लोग जो हैं ज़ख्मी हैं या भगदड़ मच गई वहाँ पर। तो ऐसे में जब इजाफे की पता आती है, अच्छा ये इजाफा जो है ना ये एक हैरानकुन तौर पे होता है कि ये उस महीने का इजाफा आपसे लिया जाएगा। बिलफर्ज जनवरी 2021 का बिल आएगा दिसंबर 2021 में और उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगे हुए होंगे, 1000 रुपये, 1500 रुपये। लेकिन जो मजमूई तौर पे सेल्स टैक्स जब लगाएंगे तो वो आपका इस महीने का बिल, वो पुराना बिल जो आप पे कर चुके हैं जी, लेकिन उनकी डिमांड अब गई है तो उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। तो एक ऐसे मौके पर जब पेट्रोल महंगा हो, चीनी महंगी हो, दूध महंगा हो, ऐसे में आपका जो आप एस्टिमेट ध्यान में रखते हैं कि यार 6000 का बिल आएगा और वो अचानक से 12000 का आ जाए तो ये गुस्सा फितरी सी चीज़ है। सही। और दूसरी चीज़ इक़्तिदार साहब के सर्दियों में ऑब्वियसली बिजली की डिमांड जो है वो कम हो जाती है, एसीज़ नहीं चल रहे तो बिजली कम यूटिलाइज़ होती है बेसिकली। तो उस वक्त तो बिजली सस्ती होनी चाहिए। देखिए सस्ती भी होनी चाहिए। हमारे पास एक प्रॉब्लम हमारे पास तो गर्मियों में भी महंगी होती है। देखिए गर्मियों में महंगी होती है, गर्मियों में बिजली नहीं भी आती है। सुबह दोपहर शाम ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे और कम से कम 1 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। इन दिनों एक नया सिलसिला है। इन दिनों सिलसिला ये है कि आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि योर एरिया शट डाउन फ्रॉम 9 PM टू टिल 5 PM। जी वो क्यों जी शट डाउन क्यों है कि जी ये 12 घंटे मेंटेनेंस काम हो रहा है। अच्छा ये मेंटेनेंस जो ना हमें नज़र आए गर्मियों में, सर्दियों में जब जिस तरह हमारी जिल्द पे खुश्की हो जाती है इस तरह बिल्कुल इलेक्ट्रिक की तारों में भी खुश्की पैदा हो जाती है। उसे ऑयलिंग या ग्रीसिंग की जाती है। बहुत सारी जगहों पे जो फॉल्ट उनको ठीक करने होते हैं वो फॉल्ट ठीक किए जाते हैं, लेकिन उसके साम्राज्य जो है वो गर्मी में नज़र नहीं आते। ऐसे में एक प्राइवेट कंपनी की जानिब से बार बार जो है वो अपने यूनिट में इजाफे की दरख्वास्त देना और फिर 1 नहीं 2 नहीं तीसरे महीना उसका अप्रूव हो जाना। फिर ये बात भी लोगों के जहन में रहे कि इलेक्ट्रिक को मुस्तकिल हाइड्रल बिजली का हिस्सा मिलता है, यानी कि वो बिजली जो पानी से पैदा होती है वो 700 मेगावाट तक दी जाती है। फिर वो इन दिनों एक नए बहाने से बिजली को बंद कर देते हैं, कहते हैं कि जनाब गैस नहीं मिल रही। एक ऐसे मौके पर जब गैस घरेलू सार्फिन के लिए ना हो, गैस CNG सेक्टर के लिए ना हो, गैस फैक्ट्री में ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है सुई सिदरन के लिए या किसी और कंपनी के लिए कि वो मुस्तकिल तौर पर के इलेक्ट्रिक को गैस फराहम करती रहे। अच्छा अभी ये जो मांग रहे हैं ये फ्यूल सरचार्जेस के नाम पे, यानी कि जी फर्नेस ऑयल की कीमत को मीट करने के लिए या और जो दूसरे ज़राए हैं डीजल के पैसे को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जब बिजली बनाने की बात आएगी तो गैस की डिमांड भी करते हैं। तो कराची में बहुत सारे सनतकारों ने, बहुत सारे लोगों की राय ये है कि 2022 के एंड में जैसे ही इनका ये मुआहदा ख़त्म होता है तो कराची में ज़िला वाइज बिजली कंपनियां कायम की जाएं। 7 ज़िले हैं, 7 कंपनियों तक कंपटीशन ज़्यादा हो, सार्फिन को बिल्कुल। और मेरे ख्याल है इक़्तिदार साहब की ये अभी मोनोपली है, इनका जो दिल में आता है वो अभी करते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर जैसा कि आपने कहा कम होगा, 7 कंपनियां अगर बन जाएं तो क्या ही अच्छी बात हो और आवाम को इस परेशानी से भी निजात मिलेगी। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। खाने पीने की अशिया की बात करें तो सब की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चीनी 110 रुपये किलो से नीचे नहीं आ सकी है। इसके अलावा मटर 300 रुपये किलो, नया आलू 100 रुपये किलो, अदरक 400 रुपये किलो, लहसुन 300 रुपये किलो में दस्तयाब है। मुर्गी का गोश्त 400 रुपये किलो,
तक जा पहुंचा है। माश और मसूर की दाल में भी 20 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है और गंदम के नर्ख बढ़ने से आटा भी मज़ीद महंगा हो गया। हर तरफ महंगाई महंगाई है और इसकी चक्की में आवाम इस वक्त बुरी तरह पिस रही है। जी इक़्तिदार साहब, ये हमारा तकरीबन रोज़ ही टॉपिक होता है क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। खाने पीने की अशिया हों, बिजली हो, पेट्रोल हो, हर चीज़ महंगी हो रही है। इसमें तो मैं पहले आह पढ़ लेता हूँ। बहुत सी चीज़ें जिनका आपने जिक्र किया और बहुत सी वो चीज़ें जी जिनका जिक्र नहीं मैं कर देता हूँ। हाँ आप कर दें बिल्कुल। 150 रुपये किलो सेब, 150 रुपये किलो अमरूद, 80 रुपये दर्जन केले, 6000 रुपये किलो चलगोजे और इसी तरह दूसरी चीज़ें। आप कहते हैं सर्दियाँ आई हैं, सेहतमंद चीज़ें खाएं। और अनार की तो क्या ही अनार बात खाएं, है। मतलब नहीं वो समझे, तो, ड्राई फ्रूट खाएं। जी, जी, जी। यार अब तो इनके पास से गुजरना पड़ता है। जो रोज़मर्रा की अशिया इतनी महंगी हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि हर एक की दस्तरस में चीज़ें रही हैं। सरकार को वाकई सोचना पड़ेगा जी कि खान साहब ने 15 तारीख को पेट्रोल नहीं बढ़ाया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो 30 तारीख को पेट्रोल को रोक पाएंगे। और अब जो है ना वो 11 रुपये 10-11 रुपये की प्लांटी जो चपत जो है वो आवाम को लगेगी एक बार फिर। तो ऐसे में चीज़ें वाकई बहुत महंगी हैं, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा चीनी का आप देखना 150 रुपये तक पहुंची थी और अभी तक मुख्तलिफ जगहों पर 150 रुपये ही बिक रही है। आप बहुत आसान सा जवाब है। 110 के बाद मतलब रेट्स हैं हर जगह। मतलब उसमें ना वो आप दुकानदार को कहेंगे यार चीनी 100 रुपये, वो कहेगा मैं तो महंगी खरीदी है भाई। 130 वो कहेगा। मैंने महंगी खरीदी है। बिल्कुल इसी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। अच्छा इक़्तिदार साहब, एक तो ये कि हुकूमत रेट्स बता रही है 100 रुपये किलो या 110 रुपये किलो, इससे पहले 90 बताए थे, फिर इतनी महंगी हो गई, फिर अब कहा जा रहा है कि 110 भी अभी बताया जा रहा है, वो भी नहीं मिल रही है मार्केट में। मार्केट में भी 120, 130, 140, तो ये जो हर कोई अपनी मनमानी रेट पे बेचता है, तो ये इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? देखिए बात सारी ये है कि सरकार ना अब ये तय कर ले कि यार चलो ओपन मार्केट में या आम दुकान पे चीनी महंगी है जी, वो क्यों नहीं यूटिलिटी स्टोर पे फराम कर रही चीनी। वो क्यों नहीं अपने MPS MNS को कह रही कि यार अपने इलाकों में एक कैंप लगा लो, बचत बाजार लगा लें। जी जी कुछ भी नहीं, हम बड़े बचत बाजार भी ना लगाएं, एक कैंप लगाए जिसमें सिर्फ आटा चीनी और चावल मिले, घी मिले। सरकार कह रही है सस्ता है, जिसको लेना है लाइन लगा के ले ले, जिसको शर्म आती है जाके महंगा खरीद ले। एक बहुत आसान सा हल है। सरकार जो है ना वो अपनी रेट को कायम करे, उसके पास असिस्टेंट कमिश्नर हैं, चीज़ें हैं, उसके पास प्राइस कंट्रोल कमिश्नर है, हर चीज़ है। तो वो क्यों नहीं कर पा रही इस तरह? ये लोगों के जहन में सवाल का निशान है। फिर सिंध में मसला ये है कि सूबाई और वफाकी हुकूमत की एक चपकलिश है। जो भी काम सूबाई हुकूमत करती है उसके राह में वफाक, और जो काम वफाक करना चाहे सूबाई हुकूमत उसके रास्ते में आमने सामने खड़े हैं। तो इनकी जो ज़ाती चपकलिश है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो खुमियाजा है वो आवाम को भुगतना पड़ रहा है। आप एक तरफ कहते हैं सिंध हुकूमत प्राइस कंट्रोल नहीं कर रही, ठीक है नहीं कर रही, आप अपने कमिश्नर को पाबंद करें, वफाकी हुकूमत इंटरवीन करे, अपने गवर्नर को बोले वो निकले बाज़ारों में जाए चीज़ें खरीदे। क्यों नहीं वो इम्प्लीमेंट कर रहा था? क्यों नहीं वो इतना काम कर सकता? चीफ सेक्रेटरी को पाबंद करें कि वो जनाब कोई एक्शन लें। अपने यूटिलिटी स्टोर बहुत सारे इलाकों में है, वहाँ से तो चीनी भेज देना। यूटिलिटी स्टोर पे जो चीनी मिल रही है वो अगर आप आम चाय में 1 चम्मच पीती हैं तो आप 4 चम्मच डालेंगी तो भी चाय मीठी नहीं होगी। तो प्रॉब्लम सारा ये कि अगर चीज़ें इस तरह मार्केट में रहेंगी तो देखें ये बिला आखिर जो है ना वो मामला फिर गलत तरफ बढ़ जाते हैं। मायूसी होती है, चोरी डकैती की वारदातें बढ़ती हैं, लोग खुदकुशियाँ करने में मजबूर होते हैं। अभी भी कुछ हालात इतने अच्छे हैं नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इक़्तिदार साहब, कई हफ्तों के बाद हमने देखा, हुकूमत की कोशिशों के बाद फाइनली IMF की बहाली का बताया जा रहा है। कल शौकत तरीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा जा रहा है कि जो किस्त है पाकिस्तान को IMF की वो मिल जाएगी, तकरीबन $1 बिलियन कर्ज देगा। और उसके बाद लेकिन कल ये भी शौकत तरीन साहब जब कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक तो उन्होंने ये खबर दी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में तो नहीं ये बताया कि जो अब जो टैक्सेस और जो कीमतें हैं वो उसमें इजाफे का उन्होंने एक तरह से ख़बर दे दी है। बिजली के नर्ख में एडजस्टमेंट, टैक्स के निज़ाम में बेहतरी, अखराजात में एडजस्टमेंट्स और PDL का उन्होंने बताया कि 4 रुपये महीने जो इसको बढ़ाया जाएगा, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। मेरे ख्याल है जो ये टैक्स होता है जो आप पेट्रोल के ऊपर जो लगता है, तो हर महीने 4 रुपये अगर ये बढ़ाया जाएगा तो मज़ीद पेट्रोल महंगा होगा। ज़रा आपको पता है, मैं अपनी नाज़रीन की मालूमात के लिए बताऊं कि एक मसला और सर पे खड़ा हुआ है जी। ये जो पेट्रोल की सरकारी कीमत
हुकूमत ऐलान करती है उसके ऊपर 90 पैसे या 1 रुपया पेट्रोल पंप वाले रखते हैं। हाँ हाँ वो 25 तारीख को हड़ताल करने जा रहे हैं पूरे मुल्क में। हाँ, वो कह रहे हैं नेशन वाइड हम पेट्रोल पंप बंद कर देंगे, हमें उसकी जो इजाफा है वो दिया जाए। अब अगर सरकार ये कह रही है कि 4 रुपए वो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएगी और 1 रुपया उसमें आप पेट्रोल पंप वालों को डाल दें, तो 5 रुपए तो ये हो गए। ये 4 रुपए वो थे जो आपने 15 तारीख को बढ़ाने थे। आपने कहा जी कौम के लिए मैंने बढ़ाए नहीं। अब 30 तारीख को वो 4 रुपए 8 रुपए में तब्दील हो जाएंगे और अब जो बढ़ेंगे वो 9 रुपए बढ़ेंगे, क्योंकि आपने 1 रुपया उनको भी देना है जो हड़ताल करने जा रहे हैं। तो 9 रुपए का जब इजाफा होगा 146 से 9 रुपए पे जब पेट्रोल आगे जाएगा तो 156 पहुंच जाएगा वो तकरीबन, क्योंकि पैसे वापस करने का रवाज नहीं है। दूसरी बात थी कि IMF जब किस्त देता है उससे पहले झटके भी बहुत देता है। जो आ रहे हैं झटके टैक्सेस की सूरत में, चीज़ों की सूरत में, ये मजीद बढ़ेंगे। वो तो साफ कहते हैं ना, अगर आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो साफ कह रहे थे कि अब जो महंगाई हो गई है वो कम नहीं होगी, बढ़ेगी जरूर। बिल्कुल आपने सही कहा। और इक़्तिदार साहब, ये जो इससे पहले जो बात की जा रही थी कि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ रही है, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल बढ़ रहा है, तो अब तो साफ साफ बताया ना कि 4 रुपए PDL पे जो हर महीने बढ़ाए जा रहे हैं, तो IMF की शराइत है ना, तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है। इंटरनेशनल मार्केट की बात नहीं है। देखिए किसी भी, जिस तरह भी हम यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे थे, चीनी 110 क्यों नहीं बिक रही। चीनी आपने आज प्लानिंग की है ना, तो वो कम से कम 1 महीने बाद 110 से बिकना शुरू होगी जी। क्योंकि अगर मैंने मतलब 2 पेन है, एक पेन आप गई खरीदने के लिए मार्केट में, वो 20 रुपए का मिला। वही पेन मैंने कहीं और से खरीद के आया कराची से दूर, वो 10 रुपए का था। वो कराची पहुंचते पहुंचते 15 दिन लेगा और उसका इम्पैक्ट मार्केट में 1 महीने बाद आएगा। अच्छा, अलमिया ये है हमारे साथ कि हम एक ज़राई मुल्क हैं जी। बम्पर क्रॉप पैदा करते हैं, गंदम की, बम्पर क्रॉप चीनी की, हर चीज़ में खुद कफील हैं, लेकिन उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं बाहर, फिर उसी चीज़ को महंगे दामों वापस मंगाते हैं। शुगर कमीशन ने ये साफ कहा कि जनाब जो चीनी बाहर चली गई थी, फिर वहाँ से महंगी मंगाई गई तो महंगी बिकेगी। चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और आप जहाँ तक बात करें ना, कमोडिटीज़ उन मुल्कों के लिए बात करें जो ज़राई मुल्क ना हो। एग्जैक्टली, उनके लिए कहना है बहुत सारी चीजें तो खुद की सरकार कमांड करे ना, सरकार गंदम, आटा, चीनी, चावल पे तो कमांड करे, चलो पेट्रोल छोड़ दें, बाकी चीजों पर तो कमांड करे। बाकी चीजों पर कमांड उससे नहीं हो रही। और बात ये कि जो, अगर आपको ये मालूम है कि दिसंबर में गैस की शॉर्टेज आएगी, तो आपको 4 महीने 5 महीने पहले जनवरी में आपको अपनी प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी। सही कि हमें दिसंबर में इतनी गैस की जरूरत होगी। वो सर्दियां डेफिनेटली आनी थी ना, 100% आनी थी। अच्छा सर, ये जो अभी हमें ये तो पता चल गया है कि IMF की किस्त मिल रही है, उसके बाद हर चीज़ की प्राइस जो उन्होंने शराइत रखी है वो भी देखने में आ रहा है, बिजली की कीमत बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमत, लेकिन ये जो किस्त मिल रही है एक तकरीबन अरब $1 की, तो इससे आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, कोई फ़ायदा होगा उससे? देखिए, कर्ज हमेशा जो है ना वो कभी भी आवाम की रिलीफ के लिए नहीं लिए जाते। IMF के कर्ज में ये बात शामिल ही नहीं है। अच्छा। कि आपने कोई रिलीफ देनी है। वो देता ही शर्त है, वो कहता है कि आप अयाश हो गए हो भाई, टैक्स लगाओ, इस पर टैक्स, इस पर टैक्स, उस पर टैक्स, उस पर टैक्स, उस पर टैक्स। आपने उसको रिपोर्ट पेश करना होती है कि यार हमने ये चीज़ कर दी। अच्छा, एक आम बंदे को GDP ग्रोथ का क्या करना, मुझे नहीं मालूम GDP ग्रोथ क्या होती है। मैं आम बंदे की क्या बात करूँ, उसको हम कहेंगे नहीं वो 5.68 हो गई है, वो कहेगा भाई रोटी कितने की है। मैं कहूँ नहीं मुल्क का जो है ना वो जो तिजारती खसारा वो 20 अरब रुपए कम हो गया, वो कहेगा नहीं बताओ चीनी के रेट क्या चल रहे हैं। उसके लिए तो अपनी रोजमर्रा की जो अशियाँ हैं वही सबसे बड़ा उसका वो है। बिल्कुल बात ये GDP ग्रोथ जब नीचे होती है ना, एक आखिरी बात, तो मुल्क में आप जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा नहीं कर सकते। हम माइनस में इस वक्त, तो कैसे नए रोजगार के वसाइल मौके आएंगे और उस पर लोग काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त बहुत ज़्यादा है और हर तरफ मसाइल ही मसाइल नज़र आते हैं। एक और चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। सर्दी, सबको पता है कि सर्दियों का आगाज़ हो रहा है और कराची में जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो गैस की आंख मचोरी जो है वो होने लगती है। इस वक्त कराची के कई इलाकों में जो है वो गैस की शिकायत का सामना है, गैस प्रेशर सिफर है, जिसके बायस जो घर में चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ गए हैं। ख़वातीन को खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना है।
है, शहरी होटलों का रुख करने पर मजबूर हो गए हैं। और बात अब ये भी है कि एक वक्त होता था जब आपके घर में गैस नहीं आती थी, लेकिन आपके पास इतना बजट, इतने पैसे होते थे कि आप होटल से जाकर खाना या चाय या फिर रोटी ले लें, लेकिन अब हालात कुछ उस तरह के नहीं हैं। तो इस हवाले से बात करते हैं। जी इक़्तिदार साहब, घर में खाना बनाने जिस होटल का आप जिक्र कर रहे हैं, होटलों में भी गैस नहीं है। नहीं, वो फिर जो सिलेंडर से के एलपीजी जितनी महंगी होती है। देखें, मैं बार बार एक बात का जिक्र करता हूँ कि यार जिस तरह हमने सुबह शो करना होता है, हम रात को कुछ प्लानिंग कर लेते हैं कि यार ये चीज़ा स्टोरियाँ हैं, इन पे हम बात करेंगे, सुबह कोई और स्टोरी अगर डेवलप हो जाए तो उसको भी शामिल कर लेंगे। जी। बात ये कि सरकार की जब तक प्लानिंग ठीक नहीं होगी ना, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़खायर जो है वो सिंध के पास है गैस के। अच्छा, अब मंतक ये है कि जहाँ पोर्ट भी इत्तेफाक से सिंध में वाक़ है, तो कहते हैं ये जो आपकी सीएनजी ना, ये तो भेज दें अपर इलाकों में। अच्छा। और आप ना एलपीजी इस्तेमाल करने पर आए। अच्छा, वो बहुत बड़ा मुश्किल सा एक काम है। अगर प्लानिंग सीधी सीधी साफ साफ की जाए कि यार जिस सूबे से गैस निकल रही है वहाँ की ज़रूरत पूरी हो जाए, जो एक्स्ट्रा गैस बचे वो आगे दे दी जाए, और जो एलपीजी मंगाई जा रही है उसको डायरेक्ट उसका जो है ना इंतज़ाम किया जाए कि वो मुल्क के दूसरे इलाकों में पहुँचे। बचपन से आज तक मैं सुन रहा हूँ कि यार सर्दियाँ आती है, गैस की कमी हो जाती है। तो वो प्लानिंग क्यों नहीं की जाती? और सर गैस पाइपलाइन बिछाने की बात हुई, लेकिन अभी हमने देखा कि नहीं हुआ। आपने एलपीजी का बोला, टेंडर सही वक्त पर नहीं लिए गए, उसके बायस भी जो है वो जी एलएनजी, एलपीजी, ये सारे प्रॉब्लम है। इसलिए देखें ना, जब वो कहते हैं ना कि भाई मार्केट में शॉर्टेज क्यों होती है, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम होगी तो कीमत तो खुद ही खुद बढ़ेगी। पाकिस्तान ने जो प्लानिंग की वो बहुत महंगे रेट के ऊपर की प्लानिंग। बिल्कुल आपको अगस्त के बाद ये ख्याल आया कि दिसंबर में जो है वो शॉर्टेज होगी, सर्दियाँ आएंगी। अब आपने जो 15 जहाज आने थे उनमें से 6 ने तो इनकार कर दिया, आखिर लम्हों पे एक जहाज ने और इनकार कर दिया। अब सिर्फ 8 जहाज आने, यानी कि अब एक दिन में जितनी भी गैस मुल्क में फराहम करेंगे वो 400 MMCFD जो है वो कम होगी, मतलब ज़रूरत का आधा फराहम करेंगे। कभी आप सीएनजी सेक्टर को बंद करेंगे, कभी आप घरेलू सार्फिन को बंद करेंगे, कभी आप इंडस्ट्री को बंद करेंगे। अच्छा, मेरी नज़र में सबसे खतरनाक वो है इंडस्ट्री को बंद करना। जब इंडस्ट्री बंद करेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। आप कौम को खुद आपने सीएनजी पे लगा दिया, जब सब सीएनजी के आदी हो गए अब आप कह रहे हैं सीएनजी तो मिलेगी नहीं, अब आप करें जी एलएनजी इस्तेमाल करो जी। अब एलएनजी पे लगा रहे हैं। भाई पहले ही प्लानिंग करनी थी, जितनी सनतों को गैस मिलेगी उतनी पैदावारी सलाहियत हमारी बढ़ेगी, उतने लोगों को रोजगार के मौके आएंगे। फिर घर में गैस ना भी आए तो उसको खरीदने की ताकत होगी कि वो अपने बच्चों को कहीं से खरीद के नाश्ता करवा दे। सही। लेकिन ना घर में गैस हो, ना फैक्ट्री में गैस हो, ना पैसे हो, महंगाई आसमान से बातें कर रहे हो, तो फिर बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। अच्छा चलें, इस साल दिसंबर में आ गई ना, क्या अगले साल के लिए प्लानिंग हो गई? क्या अभी से हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया? इक़्तिदार साहब, ये प्लानिंग एंड जो डेवलपमेंट है ये इतनी ख़राब क्यों है? पहले से काम क्यों नहीं होता? पाइपलाइंस क्यों नहीं बिछाई जाती? जैसे डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? बात सारी है दूसरा के जो डिसीजन गलत वक्त पे लिए जाते हैं। हमने सियासत बराए सियासत कर रहे हैं जी, सियासत बराए खिदमत नहीं कर रहे। मतलब एक वजीर को ये नहीं मालूम होता कि अगले साल दिसंबर तक वो होगा या नहीं होगा, तो कहता है मैं क्यों प्लानिंग करूँ अपने टेनो। जब उसे अगस्त में आके यकीन होता है कि अब मैं दिसंबर में भी रहूंगा तो वो कहता है आप टेंडर कर लो। अच्छा, फिर किक बैक्स का बड़ा रवाज है कि आखिरी मौके पे आप खरीदेंगे तो अच्छी, मतलब मेरे पास एक चीज़ है, मैं कहूँगा मेरी चीज़ बिकवा दो, उसमें किक बैक्स मिलती हैं। फिर सरकारी अफसरान इन दिनों बहुत डरते हैं नैब से, वो कहते हैं नैब आ जाएगी बीच में, तो ना आखिर लोगों में जी वजीर साहब पास नहीं करें, फिर जी वजीर आज़म पास नहीं करें, भी कुछ फैसले हो नहीं पाते, सालों केस ही चलते रहते। नहीं, वो है अब हर जगह हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए सारी चीज़ों का। नए पाकिस्तान में तो होना चाहिए, पुराना पाकिस्तान तो बेकार था, नए पाकिस्तान में तो ये होना चाहिए था ना कि जनवरी में इस साल प्लानिंग कर लो, अगले साल दिसंबर की। हम कहते चलो ये साल भी गुजर गया, अब हम रो के पिट के किस तरह दाड़े मार के चीखें मार के गुजार लेंगे। अगले साल की प्लानिंग कर ली, अगले साल के ऑर्डर प्लेस कर दिए, अगले साल की चीज़ों की तैयारी कर ली। क्योंकि आपको पता है आपकी आबादी भी बढ़ रही है, आपकी ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं। अब आप कहते हैं जी ग्रीन इनकलाब लाएंगे, यानी कि दरख्त नहीं काटने। जब दरख्त नहीं काटेंगे, लकड़ी नहीं होगी तो कैसे गुजारा होगा? सही।
बिल्कुल आपने सही कहा, पहले से ही प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अगर अच्छी हो और अभी भी अगर इस बात को सोच लिया जाए और समझ लिया जाए कि आइंदा आने वाले सालों में अगर हम पहले से उसकी चीज़ों को स्ट्रैटेजीज़ बना लें, प्लानिंग कर लें, तो आइंदा आने वाले साल हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं। हुकूमत को सोचना है ये, और हम रोज़ हुकूमत को यही याद दहानी करवाते हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो लीडर्स हैं, कि शायद कुछ बेहतरी आ सके। इसी उम्मीद के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर एक और इशू पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी, एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा, और आज कराची का वेदर कैसा है? वैसे तो हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं और आप लोग जो है अपना बड़ा ख्याल रखें, लेकिन हमारे साथ आदिया नाज मौजूद है, हमारी रिपोर्टर। उनसे जान लेते हैं कि आज कराची का मौसम कैसा है। जी आदिया, अस्सलाम वालेकुम, बताइए कि आज कराची का वेदर कैसा है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम रात में सर्द और दिन में खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि शहर में सर्दियों की आमद दिसंबर से होगी, जबकि इस वक्त जो है रात में सर्दी की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता जो है मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। आज जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड था, और अभी जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो तकरीबन 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। इसके अलावा अहम खबर यह है कि कराची में जनूब मशरिकी हवाओं का सिलसिला बहाल हो चुका है, और तकरीबन 8 और 9 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। और महकमा मौसमियात का बताना है कि आइंदा आने वाले दिनों में हवाओं में जो है वो तेज़ी भी हो सकती है। इसके अलावा अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो कराची जो है वो मुसलसल पॉल्यूशन के हवाले से बढ़ता चला जा रहा है इसका नंबर। और आज अगर पाकिस्तान के आलूदा शहरों में बात करें तो कराची 6ठे नंबर पर है, और अगर दुनिया के आलूदा शहरों में बात करें तो कराची 4थे नंबर पर आ चुका है। 187 पार्टिकुलेट मीटर जो है वो इसकी शरह बताई जा रही है। इसके अलावा पॉल्यूशन की वजह से जो है वो वबाई अमराज भी जन्म लेने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ख़ास तौर पे गले के जो अमराज हैं उनमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि ये आलूदगी जो है वो खासी मुज़र साबित हो सकती है, और मास्क पहनने की हिदायत भी जो है जारी की गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद थी, जो कि अपडेट कर रही थी हमें कराची के वेदर के हवाले से। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट माल के हाल की तरफ और जानते हैं कि आज मुख्तलिफ करेंसी रेट्स क्या चल रहे हैं। जी, ये तो था माल का हाल। मज़ीद बात करेंगे और कुछ और मौज़ूआत को शामिल करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। चलते हैं अपनी अगले मौजू की तरफ। अब बात करेंगे कुछ आवाम के हवाले से, और पेट्रोल जो डीलर एसोसिएशन है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 25 नवंबर को पेट्रोल पंप डीलर्स ने जो है वो हड़ताल का ऐलान किया है। मुल्क भर में पेट्रोल बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन का मुतालबा है कि इनका जो मार्जिन है वो 6% तक बढ़ाया जा सके। इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल समी खान ने, जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सर, 25 नवंबर को पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया आप लोगों की तरफ से, और कहा जा रहा है कि 6% तक जो मार्जिन है उसको बढ़ाया जाए। तो सर, आप क्या समझते हैं कि अभी वैसे ही आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और पेट्रोल की प्राइसेस जिस तरह बढ़ रही हैं, और अगर ये मार्जिन भी बढ़ाया जाता है तो इसका असर आवाम पर पड़ेगा, ज़ाहिर है, तो ये आवाम तो और मज़ीद बोझ तले दबती जाएगी। देखिए, बात ये है जी, हम भी अवाम हैं, हम नुकसान में चल रहे हैं। हम इनसे 1 साल से कह रहे हैं कि आप हमारा मार्जिन बढ़ा दें। जी, अखराजात इतने बढ़ गए जी, बिजली है, लेबर है, सोशल सिक्योरिटी, ओल्ड एज। हमें इन्होंने, जब हमने 5 तारीख को हड़ताल का ऐलान किया तो इन्होंने 3 तारीख को हमें इल्जामात दिलाए। उसमें
हमाद अदर साहब जी और सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी थे, और हमने अपना पूरा हिसाब किताब किया और हमने ये कहा कि अगर आप इस हिसाब से मुतमईन नहीं है तो पीएसओ आपकी कंपनी है, हाँ पीएसओ भी पंप चला रही है, आप जाके उनसे हिसाब ले लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कितना नुकसान में चल रहे हैं। जी हालांकि उनको मराद ज्यादा है, हाँ और दोनों का अच्छा हम कमेटी बना देते हैं। वो कमेटी उनकी तरफ से और हमारी तरफ से, यहाँ मैं उसका हेड था, वहाँ सेक्रेटरी पेट्रोलियम हेड थे, और हमने पूरा उनको समझा दिया। हाँ। उसके बाद 2 दफा हम गए और इन्होंने वायदा किया था कि 17 तक हम आपका मसला हल कर देंगे। सही। तो 2 दफा हम गए और हमने कोशिश करी कि हम इस मसले को हल कर दें, जी मगर हुआ ये कि इन्होंने हुआ ये कि हम उनका इंतजार करते रहे, और उसके बावजूद इन्होंने हमें कोई ईसीसी का बहाना करते रहे, कभी कुछ करते रहे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब हम मजबूर हो गए कि हम 25 तारीख को बंद करेंगे, और हमने ये भी कहा है जी कि अगर आप समझते हैं तो ओएमसी को आप इजाजत दे दें, ओएमसी को कह दें कि जो पेट्रोल पंप नहीं चलाना चाहता वो अब लीज खत्म कर दे। हम इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम जुलूस नहीं निकालते, और गवर्नमेंट उससे डरती है जो जुलूस निकालते हैं। अब हमारे पास यही की रास्ता था कि हम अपने 25 तारीख से पेट्रोल पंप बंद कर दें। सही, ठीक है सर। जो तकलीफ है उसका हमें अंदाजा है, मगर हम मजबूर हैं कि हम भी भूखे नहीं रह सकते। ठीक है सर। अब्दुल समी खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। वक्त हुआ है प्रोग्राम में ब्रेक का, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और अब बात करेंगे खसरा और रुबैला कैंपेन के हवाले से जो इस वक्त कराची और सिंध भर में जारी है। ये जो मुहिम है इसका आगाज़ हुआ था 15 नवंबर से और 27 नवंबर तक ये मुहिम जारी है। और रवा बरस क्योंकि 38 बच्चों की अमवात हुई थी खसरा के बायस, जिसके बायस सूबाई हुकूमत ने सूबे भर में 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को खसरा की वैक्सीन लगाने का फ़ैसला किया था। और 27 नवंबर तक ये मुहिम जारी रहेगी। ये कहा जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम है, जिसमें 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को जो है वैक्सीन जो लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं कि ये खसरा और रुबैला जो है वो क्या डिज़ीज़ है, और वैक्सीनेशन के हवाले से भी बात करेंगे कि क्यों आखिर पाकिस्तान में जो बच्चे हैं वो वैक्सीनेशन उनको दस्तयाब नहीं है, या लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं कराते, जिनके बायस उनकी अमवात तक हो जाती है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खालिद शफ़ी ने, जो कि सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खालिद। जी वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सर, इस वक्त जो है कराची और सिंध भर में रुबैला और खसरा की सबसे बड़ी मुहिम जारी है। 15 नवंबर से इसका आगाज़ हुआ था। तो सबसे पहले इस मुहिम के हवाले से बात कर लेते हैं कि अब तक कितने बच्चे हैं जिनको ये वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है, और क्या अभी सूरत हाल है इस मुहिम के हवाले से बताइए। ये मुहिम जो है पूरे पाकिस्तान में चल रही है जी, और तमाम सूबों में है, और जो मुहिम का हदफ है वो 9 करोड़ 15 लाख के करीब बच्चे हैं जिनको ये टीके लगने हैं। अच्छा। ये 12 रोज की मुहिम है। तमाम बच्चे जिनकी उम्र 9 महीने से लेके 15 साल तक है, इस मुहिम में उनको मीजल्स और रुबैला का टीका लगेगा, जबकि वो बच्चे जिनकी उम्र पैदाइश से लेके 5 साल तक है उनको पोलियो के खतरे भी पिलाए जाएंगे। तो इस मुहिम का जो अभी तक डेटा दस्तयाब है 6 दिन का, बहुत ही हौसला अफजा रिपोर्ट है। जितने बच्चों को 6 दिन में टीके लगने थे तो हमने वो हदफ हासिल कर लिया है। 9 करोड़ 15 लाख बच्चों में से 51% को, यानी तकरीबन 4.5 लाख 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पाकिस्तान के टीके लग चुके हैं। ये डेटा है हफ्ते की तक का। अब कल से 20 से जो दूसरा हफ्ता शुरू हुआ है, इंशाल्लाह जो बाकी के 4.5 करोड़ बच्चे पूरे पाकिस्तान में, उनको भी हम ये टीके लगाने में कामयाब हो जाएंगे।
टीके की लगाने की मेन वजह ये है कि मीजल्स और रुबेला ये ऐसी बीमारियां हैं कि जिनको वैक्सीन से हम कंट्रोल कर सकते हैं। मीजल्स जो है इसमें बच्चे को बुखार होता है, उसके जिस्म पे रैश होता है, उसको निमोनिया होता है, डायरिया होता है, बच्चा कमजोर हो जाता है और बहुत सारे बच्चों की ये जान ले लेता है या बच्चों को इंतहाई कमजोर कर देता है, जिससे बच्चा खतरे में जब मुब्तला होता है उसके बाद कई महीने तक बीमार रहता है और माँ बाप के लिए परेशानी की बात होती है, खुद भी उसकी सेहत मुतासर होती है। इसी तरह रुबेला जो है मीजल्स से मिलती सी बीमारी है और इसमें भी रैश होता है, फीवर होता है, लाल से दाने जैसे से होते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि अगर ये हामला खवातीन को हो जाए, बच्चों से ये हामला खवातीन को लग जाता है। प्रेग्नेंट लेडी है, बच्चे की माँ है या कोई स्कूल के अंदर टीचर है और बच्चा स्कूल में बैठा हुआ है, अगर उसको लग जाए तो ये बच्चे की जो माँ के पेट में बच्चा होता है उसके जो ऑर्गन्स होते हैं उसको खराब करता है। बच्चा जो पैदा होता है वो डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होता है, उसके हार्ट में खराब होते हैं, हियरिंग उसकी खराब होती है, उसकी जो आंखों में डिफेक्ट होता है। मतलब ये कि वो बच्चा जो बेचारा जिंदा तो पैदा होता है लेकिन वो कुछ हफ्ते कुछ महीने जिंदा रहता है और बड़ी तकलीफ में मुब्तला रहता है। तो दुनिया के 82 ममालिक ने इस बीमारी को कंट्रोल कर लिया है। तो ये वो वक्त है कि हम इस बीमारी को कंट्रोल करें। मीजल्स रुबेला की इंतहाई बेहतर और सेफ टीके हैं और ये नए टीके नहीं है। मीजल्स का टीका पाकिस्तान में 42 साल से हमारे ईपीआई प्रोग्राम में, रुबेला का टीका नया इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन हम प्राइवेट प्रैक्टिस में लोगों को लगाते रहे। तो टीके महफूज हैं, उनके लगाने से इंतहाई फायदा होगा। कोई बच्चा पाकिस्तान का ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी उम्र 9 महीने से 15 साल तक है और इसमें उसको टीके ना लगे। सही, ठीक है। ये भी बताइए डॉक्टर खालिद के आपने बताया कई सालों से, गुज़िश्ता कई सालों से जो है ये इस तरह की मुहिम चलाई जाती है और लोगों को ये आगाही भी कहीं ना कहीं अब ये हो गई है कि वो जो मीज़ल्स हैं और रुबेला इसके जो है वैक्सीनेशन के टीके लगाएं, लेकिन अभी भी हम देखें कि सिंध में रवा बरस 38 बच्चों की अमवात मीज़ल्स के बायस हुई। बच्चों में बहुत कॉमन है, तो अभी भी वो वालिदैन जो कि अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करवाते, चाहे वो पोलियो के कतरे हों या फिर इस तरह मीज़ल्स या रुबेला की वैक्सीनेशन हो, उन माँ बाप को क्या आगाही नहीं होती या जो मिथ्स हैं वैक्सीनेशन से रिलेटेड कि खुदा न खास्ता पोलियो के कतरे फैला दिए तो बच्चे को कुछ हो जाएगा, फर्टिलिटी अफेक्ट होगी, जनरेशन्स रुक जाएंगी, इस तरह की जो मिथ्स हैं ये वजह है या अभी तक इतनी आगाही नहीं है कि इस तरह की वैक्सीन दस्तयाब है मार्केट में? ये तमाम चीजों का मजमुआ है जो ये नतीजा निकलता है। ये वैक्सीन, मीजल्स की वैक्सीन तो हमारी ईपीआई प्रोग्राम में पिछले 40-45 साल से मौजूद है, लेकिन हमारी जो माएँ हैं, हमारे वालिदैन हैं, वो बच्चों को टीका नहीं लगाते। हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो आगाही इतनी अच्छी शायद देने में कामयाब नहीं हुए हैं। इसके बाद हुकूमत ने अगर इंतजाम अच्छा किया हुआ है, लेकिन इससे बेहतर इंतजाम की जरूरत है। इन तमाम चीजों का मजमुआ है जो हमारे माँ बाप जो हैं गलत किस्म की जो अफवाहें लोग फैलाते हैं उनकी उसको कबूल कर लेते हैं और टीका नहीं लगाते। अब ये देखिए ना कि 9.25 करोड़ लोगों को ये बच्चों को टीके लगेंगे पाकिस्तान में। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान ने ली है। हमारी जो पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जिनका मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, हमने ये जिम्मेदारी ली है। वालिदैन को यकीन दिलाते हैं ये टीके महफूज हैं, तो ये टीके महफूज हैं, फायदेमंद हैं, ये माँ बाप को लगाने चाहिए। जो हम लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है ये कि लोगों को आगाही दें, लोगों को सहूलतें फराम करें ताकि लोग अपने बच्चों को ये टीके लगाएं। ये मुहिम चलाने की जरूरत इसलिए पेश आती है कि जो हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जहाँ ये टीके मौजूद होते हैं, हम वहां जाके सब लोगों को टीके नहीं लगाते। इसलिए इस मुहिम की बुनियादी बात ये है कि इस मुहिम में हर बच्चे को टीका लगेगा। अगर क्योंकि उसको पहले भी टीका लग चुका हो, ये उसको दोबारा ये टीका लगना है एमआर का, ताकि उस बच्चे की इम्यूनिटी बढ़े और हमारे मुल्क में ये बीमारी बाकी ना रहे। इस बीमारी का जैसे और बीमारी पोलियो का खात्मा होने वाला है अल्लाह के फजल से, तो इसके साथ साथ हम मीजल्स और रुबेला की बीमारी को भी खात्मे पे ले जाएंगे। सही सर, शॉर्टली मुझे एक और सवाल का जवाब से लेना चाहूँगी कि अगर किसी बच्चे को वैक्सीनेशन लग गई है मीजल्स और उसके बाद भी खतरा हो सकता है इस बीमारी के होने का? देखिए, वैक्सीन जो होता है ये एक तरीकेकार है साइंसी, जिसमें इंसान की जिस्म की सूरत मुदाफियत बढ़ाई जाती है। जब जरासीम हमलावर होते हैं बच्चे पे, अगर बच्चे को टीका लगा हो तो वैक्सीन से जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है उस जरासीम को वहीं रोक देते हैं। सही। तो अगर किसी को प्रॉपर टीके लगे हुए हैं तो अगर वो जरासीम हमलावर होंगे तो 99.9% चांस है कि वो बीमारी को रोक देंगे। अगर कोई बीमारी होगी हुई तो इंतहाई कमजोर और मामूली नौयत की हो। देखिए 100% तो सिर्फ खुदा की जात होती है, इंसान की कोई भी बनाई चीज 100% नहीं होती, लेकिन जो वैक्सीनेशन ये है 100% के करीब रोकती है। 100% तहफ्फुज़ के लिए इसीलिए कहते हैं कि तमाम बच्चों को वैक्सीन लगनी चाहिए।
ताकि बीमारी का वजूद ही ना हो, हमारे बच्चों को जरासीम से मुकाबला करने की जरूरत ही ना पड़े। सही सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद शफ़ी आपका, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर खालिद शफ़ी हमारे साथ मौजूद थे और आप जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त सिंध में, कराची में ये मुहिम जारी है और सबसे बड़ी मुहिम है, और जो बच्चे या जो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को अभी तक ये वैक्सीन नहीं लगवाई है, खसरा और रुबैला की, उनसे हम यही गुजारिश करेंगे कि फ़ौरी तौर पर अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाएँ ताकि उनके बच्चे इस तरह की बीमारी से बच सकें। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।